लास्ट क्या पढ़ा था? कल लास्ट क्या पढ़ा था महाराजो? है राजनीतिक स्थिति लिख रहे थे, कुछ लिखा था क्या? अच्छा अच्छा, तो पहले का रिवाइज कर ले, है ना? अच्छा, इससे पहले का रिवीजन करते हैं। तो कहां से शुरू किया था मैंने? कहां से? स्मृति से किया था ना। अच्छा अच्छा, तो स्मृतियां क्या होती है? स्मृतियां क्या होती है? हैं? क्या होती है स्मृतियां? हाँ हाँ, बोल बोल, नहीं पता? स्मृतियां वो साहित्य होते हैं जिसमें सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है, उनको बोलते हैं स्मृतियां। ठीक है ना? सामाजिक नियम वगैरह हो गए, रीति रिवाज हो गए, उनकी जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं हम क्या? स्मृति। अच्छा, सबसे पहले कौन सी स्मृति पढ़ी थी? मनुस्मृति पढ़ी थी ना। अच्छा अच्छा, आपने नहीं लिखा था क्या कल? सामाजिक नियम और रीति रिवाजों की जानकारी, सामाजिक नियम और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है, उसको कहते हैं हम स्मृति साहित्य को। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ी थी मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति में किसका उल्लेख मिलता है? सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति की जो रचना है वो कब हुई थी? मनुस्मृति की रचना कब हुई है? सातवाहन वंश के समय हुई इसकी रचना, किसकी? मनुस्मृति की। अच्छा, और क्या पता मनुस्मृति के बारे में? कौन था जर्मन इतिहासकार? कौन था? नीत्शे। क्या कहा था उसने? बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को पढ़ो। और क्या लिखा था इसमें? कौन कौन से टीकाकार थे? हाँ हाँ, मेघातिथि और गोविंदराज, ये चार इसके टीकाकार थे। इसके बाद कौन सी पढ़ी थी? याज्ञवल्क्य की स्मृति ना। याज्ञवल्क्य की स्मृति में टीकाकार पढ़े थे। कौन कौन से टीकाकार थे? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराध, है ना? ये चार किसके कहते हैं? टीकाकार थे। इस बार कौन सी पढ़ी थी? इसमें क्या लिखा है? क्या किस बात का उल्लेख है इसमें नारद स्मृति में? और दासों के अधिकारों की जानकारी मिलती है, उनके बारे में बात करते हैं। इस बार कौन सी पढ़ी थी? कात्यायन स्मृति। इसमें क्या उल्लेख है? उस समय की जो आर्थिक गतिविधि थी ना, उनका उल्लेख मिलता है कात्यायन स्मृति में। इसके बाद ऋग्वेदिक काल शुरू हो गया था, है ना? उसकी आर्थिक स्थितियां पढ़ी थी, ये पढ़ा था ना। अच्छा, तो आप बताओ ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 1000, 1000 ना, 1500 से 1000 बीसी का टाइम पीरियड है। हमने सबसे पहले पढ़ी थी इसकी राजनीतिक स्थितियां। अच्छा, उसमें राजा की व्यवस्था थी क्या? राजा होता था क्या उस समय? अच्छा, तो राजा वंशानुगत होता था या फिर टेम्परेरी होता था? वंशानुगत होता था क्या? नहीं होता ना वंशानुगत, हाँ टेम्परेरी होता था। आओ, हटा दिया तो हटा दिया, नहीं हटा तो नहीं हटा। अच्छा, और क्या पढ़ा था इसमें? अभिलेख। हाँ, कौन सा अभिलेख था? बहुगाज कोई अभिलेख। इससे पहले पढ़ा था ना, बहुगाज कोई अभिलेख। अच्छा, बहुगाज कोई अभिलेख कब का है? कहाँ का है? तुर्की का। इसमें क्या जानकारी मिलती है? किसके नाम उल्लेखित है इसमें? सनातन धर्म के 4 देवताओं के नाम। कौन कौन से? नासित्य है ना, इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य, ये 4 देवता के इसमें नाम उल्लेखित है। अच्छा, फिर हमने राजनीतिक स्थिति में क्या क्या देखा था? राजनीतिक स्थिति में और क्या क्या देखा था? क्या वहां का जो एक वहां पद होता था गोप, जो गोपा है ना, गोपा राजा को क्या बोलते थे? जनस्य गोपा, है ना? गोपा का मतलब था गायों की रक्षा करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला वो होता है गोपा, वो होता था, उसका नाम हो गया। यहाँ एक पद चलता है गोप, इसमें एक पद चलता था गोप। ये गोप पद कालांतर में जाकर क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। हालांकि जो राजा का पद है वंशानुगत नहीं था, लेकिन गोप आगे जाके क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। क्या उस समय के राजा लड़ाई वड़ाई करते थे क्या? डाइट कर देते क्या? किसके लिए? किसके लिए? जानवरों के लिए लड़ाई करते ना। जमीनों के लिए, पैसे टके के लिए लड़ाई नहीं करते थे, जानवरों की लड़ाई। जानवरों में सबसे इंपॉर्टेंट है गाय। पैसे टके के लिए लड़ाई नहीं करते, जमीनों पे। जमीन बहुत सारी पड़ी रहती थी पहले ही, पालतू, ले जाओ जिसको ले जाने जमीन,
जमीन की टेंशन। हमारे जो बड़के थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने पहले जमीन का इतना महत्व नहीं था उस समय, जब उनका टाइम था ना उस समय, वरना उस समय जमीनों की कीमत कितनी कम थी और आज कितनी बढ़ गई जमीनों की कीमत, वो चीज है। तो उस समय जमीनों की इतनी कीमत नहीं होती। हाँ, जानवरों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उस समय। जानवरों में कौन सा? गाय। गाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानवर था। और क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था इसमें? क्या पढ़ा था? हाँ, अच्छा हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। देखो, राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री हुआ करते थे और कुछ संस्थाएं हुआ करती थी। तो आज उनके बारे में देखेंगे, कुछ मंत्री या कुछ संस्थाएं। तो आप हेडिंग लिखो, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए, नेक्स्ट टाइम से लिखो, नोट में नेक्स्ट टाइम से लिखो, राजा की सहायता के लिए निम्न संस्थाएं होती थी। राजा की सहायता के लिए निम्न संस्थाएं होती थी। निम्न संस्थाएं होती थी। अपने क्या संस्था है ना, राजा की सहायता करने वाली संस्था के बारे में। यहां मेनली हम तीन संस्थाओं की बात करेंगे। एक तो थी विदत, एक थी सभा और एक थी समिति। ये तीन संस्थाएं थी जो राजा की सहायता करती थी सभी कामों में। जो विदत है, ये विदत सबसे प्राचीन संस्था है। सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है विदत। सहायता करने के सबसे पहले कोई संस्था बनी थी तो विदत थी। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो धन या किसी भी जो लूट कहलाते ना, कुछ भी गाय लूटो या कुछ भी लूटो जानवर, उन लूट के माल का जो बंटवारा है ना, वो सही करते थे न्यायपूर्वक। जैसे मान लो 20 लोग हैं, 20 लोग चोरी करने गए। अब 20 लोगों के हाथ आए केवल 3 गाय। चोरी करने गए 20 लोग और हाथ आए 3 गाय। अब उन 3 गायों को 20 लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे? ये तो नहीं की, है ना? तो उनको 3, अब इस विदत का ये काम होता था, इस विदत संस्था का, ये विदत जो समूह है इसका, कि उन 20 में से ऐसे 3 बंदों को ढूंढेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से गरीब हो, जिसको वाकई में इनकी जरूरत हो। उन 3 बंदों को सिलेक्ट करेंगे और उन 3 को सिलेक्ट करके ये 3 गायें उन 3 बंदों को दे देंगे। और बाकी के बचे 17 क्या करेंगे? उन 17 को आश्वासन देंगे कि तुम्हें जब अगली बार हम चोरी या डकैती करेंगे ना, तब तुम्हें वहां काउंट कर लेंगे, अभी फिलहाल तो इनको दे देंगे। तो ये काम कौन करता था? ये काम करता विदत, यानी न्यायपूर्वक बंटवारा करता था। भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये काम देखता था कौन? ये विदत सभा, ये विदत सभा या विदत समिति देखते का। दूसरी जो संस्था है वो है सभा। सभा में वरिष्ठ या जो कुलीन बड़े लोग होते ना, बड़े पैसे टक्के वाले लोग, बड़े वाले, वो आते थे इसमें। वरिष्ठ या कुलीन लोग इसमें शामिल होते थे सभा में, वरिष्ठ या कुलीन, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। जैसे आज दो होती है, दो संस्थाएं होती। आज जैसे आज की बात करें तो संसद है, संसद में एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। जो लोकसभा है वहां तो जो वहां के जो प्रतिनिधि जाते हैं उनको जनता चुनती है। एमपीज वगैरह चुनते हो ना तुम, सांसदों को, तो उनको तो जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है ना, उस राज्यसभा में ऐसे व्यक्तियों का चयन होता है जो वरिष्ठ हो, कुलीन हो, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता है किसमें? राज्यसभा में। तो आज की राज्यसभा उस समय क्या कहलाती थी? सभा कहलाती थी। आज जैसे राज्यसभा है ना, उस समय होती थी सभा। सभा में होते थे वरिष्ठ और कुलीन लोग होते थे। सभा का क्या काम करती थी? सभा जैसे जो राजा है ना, उस राजा को जनता की जो बातें हैं वो डायरेक्टली बोलती थी, भाई ये बात है जनता की, इसका समाधान करो। डायरेक्टली कनेक्टेड थी कौन? सभा
राजा से, जनता और राजा के बीच में जो मध्यस्थ था वो कौन सी? सभा थी। तो एक बार इन दोनों बार लिखो। पहले लिखो विधत। पहली समिति कौन सी है? विधत। इसमें लिखो यह सबसे प्राचीन संस्था है। यह सबसे प्राचीन संस्था है। नेक्स्ट सेंस लिखो। यह लूट के धन का, लूट, डकैती, चोरी, यह लूट के धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करती थी। न्यायपूर्वक बंटवारा करती थी। लिख लिया? दूसरी लिखो सभा। पहली विधि तो हो गई, दूसरी सभा। इसमें लिखो यह वरिष्ठ या कुलीन लोगों का समूह था। यह वरिष्ठ या कुलीन लोगों का समूह था। वरिष्ठ या कुलीन लोगों का समूह था। यह वरिष्ठ या कुलीन लोगों का समूह था। अपना जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में इस सभा का उल्लेख हुआ है 9 बार। 9 बार हमें ऋग्वेद में इस सभा का उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 9 बार। लिखो नेक्स्ट। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। 9 ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। किसका? सभा का। नौ बार उल्लेख, मनुस्मृति पढ़नी है। अब बात करें समिति का। तो इसमें कुछ लिखा है थोड़ी था। सभा तो थी वरिष्ठ, उसने लिखा है लोगों का समूह। कल का रिवीजन समिति थी ना, कल क्या पढ़ा था? सामान्य लोगों का समूह थी। तो कल कहां से जन प्रतिनिधियों का समूह थी? कौन सी? जहां पर जनता के द्वारा लोग चुनाव कराते थे, उनका समूह। क्या क्या लिखा है छात्रों उपनिषद में? जन प्रतिनिधियों से बताइए। समिति क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? तू भी तो आया था, तू भी तो आया था। वो 9 बार मिलता है। अरे मत करना। कितनी बार मिलता है ना? 9 बार। नहीं मजाक नहीं कर, सीरियस। हाँ बता समझ क्या है। सभा का 8 बार मिलता है ना, सभा का 8 बार मिलता है। समिति का मिलता है 9 बार। सभा को 8 बार कर लेना ना, सभा का तो 8 बार मिलता है, समिति का मिलता है 9 बार। और किसका समूह था ये? जन प्रतिनिधियों का समूह था। क्या? जन प्रतिनिधियों का समूह था। कौन? समिति। जो समिति का प्रमुख होता है ना, इसका जो प्रमुख होता है समिति का, उसको बोलते हैं ईशान। किसान नहीं, ईशान। ये क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। समिति के प्रमुख को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ठीक है, देखो समिति। तीसरी लिखो समिति, संस्था। पहली विधत लिख ली, दूसरी सभा थी, और तीसरी कौन सी है? पंचायत समिति नहीं है, समिति है ओनली, है ना, समिति। इसमें लिखो यह जनप्रतिनिधियों का समूह थी। यह जनप्रतिनिधियों का समूह थी। समूह, ग्रुप, हाँ थी, समूह थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंस लिखो। इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 9 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सेंस लिखो। सभा के प्रमुख को, सॉरी समिति ना, समिति के प्रमुख को, हाँ इसमें समिति वाली में ना, समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता है।
जिन्हें क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ठीक है, देखो एक और आप पद बोल दो या ग्रुप बोल दो, हो करता समय स्पस। स्पस नाम का पद या ग्रुप होता था। स्पस में किसको काउंट करते थे? उस समय के जो जासूस होते ना, गुप्तचर, उन गुप्तचर को बोलते थे उस समय स्पस। गुप्तचरों का समूह होता था, जासूस वगैरह गुप्तचर होते ना, इसकी जासूसी करना, उसकी करना, उसके क्या चल रहा है, उन सबकी जासूसी करना कौन करता है? जैसे रवि करता है ना, ये जासूसी करते थे उस समय कौन? स्पस। तो आज का स्पस कौन है अपने? रवि है। तो लिखो, अगला लिखो स्पस। सभा के बाद, इस समिति के बाद होगी ना, समिति के बाद चौथा स्पस। हाँ स्पस, इसमें लिखो, यह गुप्तचरों का, गुप्तचर जासूस, यह गुप्तचरों का समूह होता था। यह गुप्तचरों का समूह होता था। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई संस्थाएं जो राजा की सहायता के लिए होंगी। राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री भी होते थे। राजा की सहायता के लिए इस समय 12 मंत्री हुआ करते थे। कितने? 12। और इन 12 मंत्रियों को बोलते थे रत्नीन। 12 मंत्रियों को बोलते थे रत्नीन। क्या बोलते थे? रत्नीन। नेक्स्ट टाइम लिखो, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे। 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता है। जिन्हें रत्नीन कहा जाता है। जिन्हें रत्नीन कहा जाता है। अब मोस्ट मोस्ट देखते हैं कौन कौन से थे ना, जो निम्न है, जो निम्न है। एक है पुरोहित, सबसे इंपॉर्टेंट पुरोहित होता था ना। दूसरा है युवराज, तीसरा है सेनानी, चौथा है व्रजापति या व्रजापति, और पांचवा है सुत, पालागल। ये उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ना, वो हुआ करते थे। अब देखो उनके क्या क्या काम है। पुरोहित तो उस समय राजा हुआ करता था, मतलब राजा के, या उसको बोलते प्रधानमंत्री, है ना, पीएम। उस समय का जो प्रधानमंत्री था ना, उसको क्या बोलते थे? पीएम। नरेंद्र मोदी हमारा पुरोहित है ना आज के समय। युवराज कौन होता था? युवराज होता था अगला सम्राट। जो अगला राजा बनेगा कौन बनेगा? युवराज बनेगा। सेनानी कौन होता है? सेनापति, है ना। सेनानी होता था सेनापति, कमांडर। कमांडर को बोलते थे सेनानी। जो प्रजापति है, प्रजापति जो गोचर भूमि होती है ना, गोचर भूमि जानते हो क्या? क्या होती है गोचर भूमि? गो यानी गाय, चर यानी चरने के लिए। ऐसी भूमि जो गायों के चरने के लिए हो, उसको क्या बोलते हैं? गोचर भूमि। तो ये गोचर भूमि का प्रमुख था। जो प्रजापति होता था वो गोचर भूमि का प्रमुख होता था। क्या बोलते हैं? गोचर भूमि का प्रमुख कौन होता था? हालांकि पहले के टाइम पे गोचर भूमि हुआ करती थी। आज तो गोचर भूमि कौन छोड़े? आज के समय जमीन की कीमत आसमान छू रही है, तो फिर भी गोचर छोड़ दे तो कोई ताकतवादी होता है ना, जिसकी चलती है, सिक्का चलता है, कुछ गोचर भूमि पर अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है अपना, और बाड़ा बढ़ा देता है और बाद में बेच देता है इसको। तो आजकल तो फिर गोचर भूमि मिलती नहीं है। तो उस समय तो गोचर भूमियां होती थी, इसलिए घर पे मिलती है। आपकी मिलती है? हाँ हो सकती है, लेकिन मोस्टली आजकल कब्जे करने लगे गोचर भूमि को। अच्छा हाँ, मिलती है, आज भी मिलती। ठीक है, तो गोचर भूमि का प्रमुख कौन होता है? वज्रापति, सूत। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत सब देखते हैं मोस्टली। उसमें कर्ण था, कर्ण था ना,
कर्ण को क्या बोलते थे? सूत पुत्र बोलते थे। कर्ण को सूत पुत्र बोलते थे ना, भाई सूत पुत्र है तू। द्रोणाचार्य के पास जब वो शिक्षा लेने गया था कर्ण, तो कर्ण उसके पास, परशुराम के पास, तो परशुराम ने मना कर दिया था उसको पहले तो, कि मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ और को शिक्षा नहीं देता। लेकिन वो झूठ बोल के चला गया था, मैं क्षत्रिय हूँ ऐसे कभी। लेकिन वो एक्चुअली में क्या था? सूत था, सूत पुत्र था। अब सूत क्या होते हैं पता है क्या? नहीं पता सूत क्या होता है? सूत होते हैं जो रथ का निर्माण करते हैं। रथ का जो निर्माण करने वाले होते हैं ना, उसको बोलते हैं सूत। तो ये रथ निर्माण करने वाला होता है सूत। पालागल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? पालागल। पागल नहीं है, पालागल है ना। ये लारा तो पागल बन जाएगा। अब देखो पालागल, पालागल सबसे इंपॉर्टेंट पद है यहाँ पर। पालागल राजा का मित्र होता है, पहला राजा का दोस्त है ना, दोस्त होता है, घनिष्ठ मित्र होता है। कौन? पालागल। किसका? राजा का। या तो मित्र होता है या फिर उसका दूत होता है। राजा का मित्र बोल दो या राजा का दूत बोल दो, कौन होता है? पालागल होता है। यानी कि राजा किसी की बात मानेगा ना अगर, तो इसकी मानेगा वो। इसके अलावा चाहे से रानी भी बोल देगी ना एक बार उसको कि यहाँ बैठो, तब भी नहीं बैठे। लेकिन भाई बोल दे कि यहाँ बैठना है तो वहीं बैठना है। इतना होता मतलब ये पालागल की इतना चलती थी उस समय राजा का। तो इंपॉर्टेंस मंत्री थे। लिखने के नाम, पहला पुरोहित, दूसरा युवराज, तीसरा सेनानी, चौथा वज्रापति। छापो, एक दो नाम वो लिखाएंगे ना। सेनानी का तो क्या? प्रजापति। हाँ, वज्रापति, वारजापति। यह लिखा हूं मैं ना। वारजापति, वारजापति, वारजा। अब नाम है तो है, क्या है? लिख लिया आपने? आपने लिख लिया तो लिख लेगा, इसमें थोड़ी बातें करेंगे। पढ़ो, उनको पूछूंगा अभी। अच्छा लिख तो क्या करें सर, लिख ले तो। मैं जब लिखाऊं ये समझाओ तो लिखना नहीं है, तब समझना है। पक्का? पालागल क्या होता है? बिना देखे बता, इधर मेरी तरफ देख के बता, उधर क्या देख रही बोर्ड पे? नहीं उसके पूछ रहा हूँ। जिसे तू देख लेगी, समझाओ तो समझ लिया कर। दूत, मैसेंजर। इसके अलावा दो मंत्री और रहते थे इसके दरबार में। एक का नाम है बागदूत। कौन सा दूत? बागदूत। ये जो बागदूत होता था ना, ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था उस समय का, राजस्व अधिकारी। जो राजस्व जो टैक्स है ना, उसको जो इकट्ठा करता था वो कौन करता था? बागदूत नाम का अधिकारी करता था, मंत्री करता था। तो ये उस समय का था राजस्व अधिकारी, बागदूत। इसके अलावा एक होता था प्रश्न विधान, प्रश्न विधान। एक है बागदूत, बागदूत उस समय का राजस्व अधिकारी होता था। और जो प्रश्न विधान है ये होता था न्यायाधीश, जज होता था उस समय का, न्याय वगैरह यही करता था, न्यायाधीश है ना। तो बागदूत तो राजस्व अधिकारी और प्रश्न विधान क्या है? न्यायाधीश है। ये दोनों लिखो। लिख लिया? देखो एक शब्द उस समय चलता था बलि। कौन सा शब्द चलता था? बलि। बलि क्या होती है? बलि भेंट को बोलते हैं ना।
बलि बोल दो या इसको भेंट बोल दो। आप रह गया कौन सा रह गया? स्पर्शनी दिनांक, न्यायाधीश, लिख लिया? देखो बलि या भेंट, देखो ये क्या होती है? बलि या भेंट वो होता है राजा को अपनी स्वेच्छा से दिया गया टैक्स। राजा फोर्स नहीं करेगा तुम्हें कि तुम टैक्स दो, राजा कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अब आपकी इच्छा हो तो टैक्स दो, इच्छा नहीं हो तो टैक्स दो। स्वेच्छा से दिया जाने वाला जो कर था वो कराता था बलि या भेंट। उस समय के जो राजा होते थे ना कंगाल होते थे, राजा केवल नाम के राजा थे, शक्तियां थी इसलिए राजा बढ़ गए, पैसा टक्के उनके पास होते नहीं थे। तो पैसा टक्के कौन देता था? तो कबीले के लोग, वहां की जो आम जनता थी ना उसको पैसा टक्के देती थी, तो उसको क्या बोलते थे? बलि। ये राजा को दिए जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था। लिखो नेक्स्ट, लिखो बलि। हाँ स्टार लगा के लिखो बलि या भेंट, बलि या भेंट, इसे लिखो। राजा को दिए जाने वाला, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक वॉलेंट्री टैक्स, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक कर, है ना? बलि या भेंट। अब देखो उस समय कुछ राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी अलग अलग भाई, जैसे आज जिला है, जिले के ऊपर राज्य होगा, राज्य के ऊपर क्या होगा? देश होगा। उसी प्रकार उस समय अलग अलग राजनीतिक इकाइयां होती थी। वो कौन कौन सी थी? हेडिंग लगाओ, राजनीतिक इकाइयां, पॉलिटिकल यूनिट्स। राजनीतिक इकाइयां लगा लेंगे। तो देखो 4 राजनीतिक इकाई देखेंगे मोस्टली। देखो देश तो होता ही है, राष्ट्र होता है, राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र में तो कुछ कर नहीं सकते। राष्ट्र के अलावा जो छोटी छोटी इकाइयां थी ना उनके बारे में देखेंगे पहले। तो राष्ट्र के बाद जो सबसे बड़ी इकाई है वो है जन। ये जन बहुत सारे विश्व होते थे, जन से जो छोटा होगा ना उसको बोलेंगे विश्व, तो उन विश्व से मिलकर बनता था जन। इस विश्व में कई सारे छोटे छोटे गांव होते थे, तो गांवों से मिलकर बनता है कौन? विश्व। तो विश्व के नीचे आएगा गांव, और ये गांव कई सारे कबीलों या कुल या परिवारों से मिलकर बनाया होता है। तो उस समय परिवार या कबीले को बोलते थे कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं राजनीतिक इकाइयों की बात करूं तो सबसे छोटी क्या रहेगी? कुल, उसके बाद गांव, फिर विश्व, फिर जन। ये तो हो गई राजनीतिक इकाइयां। अब जो इनका प्रमुख है वो क्या क्या कहलाएगा वो चीज देखते हैं। जो इस जन का, जैसे आज राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? सीएम, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से इस जन का जो प्रमुख होगा ना उसको बोलते थे हम गो। उसे क्या बोलते थे? मैंने अभी पहले एक लाइन लिखाई थी कि कालांतर में जो गोप का पद था वो क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। वो गोप यही है। जन का प्रमुख था ना वो बाद में जाकर वंशानुगत हो गया था, यानी बाप के बाद बेटा पड़ेगा फिर पोता पड़ेगा, वो सिस्टम चल रहा था। जो विश्व का प्रमुख होता है, इस विश्व के प्रमुख को बोलते हैं विश्वपति। इसका जो प्रमुख होगा उसे क्या बोलते हैं? विश्वपति बोलते हैं, विश्व के प्रमुख। इसके बाद जो गांव का प्रमुख होगा उसको बोलेंगे ग्रामणी। उसे क्या बोलेंगे? ग्रामणी बोलते हैं। उसी प्रकार से जो कुल, कबीले या एक परिवार का जो प्रमुख होगा उसे बोलते हैं कुलु। उसे बोलते हैं कुलु। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाइयों की बात करें या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, वो राष्ट्र के बाद 4 इकाइयों में डिवाइड थी। कौन कौन सा? जन, विश्व, गांव, कुल। तो जन का प्रमुख होता था उसे बोलते थे गोप। जो विश्व का प्रमुख होता है उसे बोलते हैं विश्वपति। जो गांव का प्रमुख होता है उसे बोलते हैं ग्रामणी, और जो कुल का प्रमुख होता है उसे बोलते हैं कुलु।
हालांकि धन से भी बड़ा होता था राष्ट्र या देश, तो उसका जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे? राजा, है ना? ये देख लिया राजनीतिक इकाई में चारों छाप लो। गोपा नहीं, गोपे ओनली ना, गोपा तो राजा को बोलते हैं, जनस्य गोपा या गोप्ता। लिख लिया क्या? चलिए अब हेडिंग लगाओ, आर्यों की आर्थिक स्थिति। ये इसकी राजनीतिक स्थिति हो गई। राजाओं के बारे में देख ले, कैसे राजा रहेगा, राजा का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन सी समिति संस्थाएं उनकी सहायता करेगी, मंत्री कौन कौन होंगे, सब चीज देख ली ना। अब हेडिंग लगाओ, आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्यों की आर्थिक स्थिति। लगा लेंगे। अब देखो इसके बारे में देखते हैं, पहले समझना फिर बाद में लिखना। उस समय के जो आर्य थे ना, वो आर्य एक जगह पर निवास स्थान बनाकर नहीं रहते थे, यायावर थे। यायावर तो या घुमक्कड़ बोलिए, यायावर या घुमक्कड़। जैसे आज यहां बना के अपना मकान घर बार बना के रह रहे हैं, फिर थोड़े दिनों बाद 100 किलोमीटर आगे जाकर रहने लग जाएंगे। फिर थोड़े दिनों बाद आज कबीले थे ना, कबीले लोहार बोल दो, जो डेरा लगाते हैं, आज यहाँ लगा लिया, कुछ दिन यहाँ काम किया, फिर अगले दिन कहीं और जगह चले जाएंगे। वो यहाँ पर घुमक्कड़ होते हैं, जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, राह भी जाता उनको भाई, यहाँ के सभी संसाधनों का यूज कर लेंगे, उसके बाद आगे जाके यूज करेंगे संसाधनों का। इसी प्रकार से जो आर्य थे वो यायावर या घुमक्कड़ होते थे। इस समय आर्यों का जो प्रमुख काम था ना भाई, प्रमुख रूप से क्या काम करते थे, तो मुख्यतः तो ये दो काम करते थे, एक तो पशुपालन और एक कृषि। पशुपालन और कृषि किया करते थे, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्यतः वो करते थे पशुपालन, कि कृषि के साक्ष्य में कम दिखाई देते हैं और मिलते हैं तो बाद वाले समय मिलेंगे। हमें यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य में दिखाई देते हैं, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए जो आर्य थे वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे। पशुओं में भी जो सबसे प्रिय पशु थे, सबसे प्रिय पशु कौन सा था? गाय। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय पशु गाय था। गाय के साथ एक और पशु था घोड़ा। गाय वो घोड़ा आर्यों का सबसे प्रिय पशु हुआ करता था उस समय जब आर्य यहाँ पर थे। मतलब कि इनको व्यापार करना हो, इनको लूटपाट करनी हो, कुछ ही काम करना हो तो किनसे करते थे? गाय और घोड़े के माध्यम से करते थे। आज के समय जो मुद्रा प्रणाली है, मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था। मुद्रा के हमें साक्ष्य कहीं से नहीं मिलते। मुद्रा प्रणाली यानी कि आज हम पैसे टके देते हैं सामने वाले को, पैसे फेंकते हैं, सामने वाला में सामान देता है, ये होती है मुद्रा प्रणाली। पैसे को बदले चीज ले लो। उस समय ये मुद्रा प्रणाली प्रचलन में नहीं थी, तो फिर क्या था? ये व्यापार कैसे करते थे? उस समय था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के आधार पर ये अपना व्यापार किया करते थे। जैसे एक चीज ली, जैसे मान लो हम गेहूं देंगे सामने वाले को, या तो गेहूं दें या गाय दें, तो गाय के बदले में हमें गेहूं मिल जाएंगे और गेहूं के बदले में उसे गाय मिल जाएगी। जैसे मान लो किसी को 10 बोरी गेहूं दिया किसी आदमी ने, तो सामने उसको 1 या 2 गाय दे देगा, ये तू गाय ले जा, तू मुझे गेहूं दे दे। तो ये तो था उस समय वस्तु विनिमय। हालांकि वस्तु विनिमय सिंधु घाटी सभ्यता से चला रहा है, हमने तब भी देखा था उस समय वस्तु विनिमय था, और आज भी मतलब आर्यों के समय भी क्या चल रहा है? वस्तु विनिमय चल रहा है। जो कृषि है ना, इस कृषि शब्द का हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इस कृषि शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख 24 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 24 बार।
लेकिन इन 24 में से जो 21 बार है ना, 21 बार इसका जो हमें उपयोग मिलता है वो मिलता है शेपक में। किसे मिलता है? अभी शेपक क्या है? शेपक ऐसे कंटेंट है, ऐसा साहित्य है जो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। यानी जब ऋग्वेद बना ना उस समय उसमें शेपक नहीं थे। शेपक वो साहित्य होता है जो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था, और बाद में जोड़ा गया है तो ऋग्वेदिक काल में कृषि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। बाद में आगे जाने के बाद हो सकता है कृषि महत्वपूर्ण हो गई हो, इस वजह से कृषि का नाम आता है इस शेपकों में। तो इस वजह से मैंने कहा था कि पशुपालन इस समय की सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था, महत्वपूर्ण कार्य था जब आर्य थे। फिर दूसरा, ये जब व्यापार किया करते थे ना तो मोस्टली गहनों को, जैसे सोना चांदी रहता था, कमी नहीं थी उस समय, तो सोना चांदी दिया किसी को, जैसे गेहूं ले लिए, ऐसे सामानों का आदान प्रदान करते थे। इनका एक आभूषण है, एक ज्वारात है निष्क नाम का। निष्क एक ज्वारात है, नेकलेस होता है ना गले में पहनते हैं, सोने का नेकलेस था ये निष्क उस समय का। आर्यों के समय जो निष्क है ये ज्वारात है। हम जब गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल में निष्क वहां वर्ड भी आएगा। गुप्त काल में निष्क का मतलब है चांदी का सिक्का। याद रखना, निष्क गुप्त काल के बारे में पूछे तो चांदी का सिक्का है, लेकिन यहां पर निष्क का मतलब है गले का आभूषण। निष्क क्या है यहाँ पर? गले का आभूषण। इस निष्क से ये आदान प्रदान क्या करते थे, यानी जवाहरात आभूषणों का भी इसमें यूज करते थे व्यापार में। ये बातें इनके आर्थिक स्थिति के बारे में। क्लियर करो? छाप ले क्या? छापना, छाप मत छाप, और तो छाप लिखो। आर्य के आर्थिक स्थिति में लिखो। आर्य आर्य यायावर या घुमक्कड़ होते थे। आर्य यायावर या घुमक्कड़ होते थे। लिख लिया? नेक्स्ट सेंस लिखो। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन यहां से कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन यहां से कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट सेंस लिखो। गाय और घोड़ा, गाय और घोड़ा आर्यों के, गाय और घोड़ा आर्यों के प्रिय पशु होते थे। गाय और घोड़ा आर्यों के प्रिय पशु होते थे। लिखिए? नेक्स्ट सेंस लिखो। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कृषि का, ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख मिलता है, जिसमें से 21 बार उल्लेख, जिसमें से 21 बार उल्लेख क्षेपक में मिलता है। वो लिखा हुआ, जिसमें से 21 बार उल्लेख क्षेपक में मिलता है। किसे मिलता है? क्षेपक में ना, स्टार लगा के क्षेपक। क्षेपक क्या होता है लिख लो इसको। क्षेपक लिखो। ऐसे साहित्य,
ऐसे साहित्य जो ऋग्वेद में, ऐसे साहित्य जो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हो, बाद में, जो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हो। लिख लिया? नेक्स्ट सेंस लिखो। ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट सेंस लिखो। यहां पर मुख्यतः वस्तु विनिमय के माध्यम से, वस्तु विनिमय, यहां पर मुख्यतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। यहां पर मुख्यतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। नेक्स्ट सेंस लिखो। आर्य मुख्य रूप से, आर्य मुख्य रूप से निष्क नामक सोने के आभूषण का प्रयोग, सोने के आभूषण का प्रयोग व्यापार में करते थे। सोने के आभूषण का प्रयोग व्यापार में करते थे। नीचे लिख लो निष्क। निष्क क्या होता है? गले का आभूषण ना। निष्क क्या है? गले का नेकलेस होता है, उस समय का नेकलेस कहलाता था निष्क। निष्क होता है गले का आभूषण। ठीक है, ये हो गई आर्यों की आर्थिक स्थिति। हमने इनकी राजनीतिक स्थिति देख ली, इनकी आर्थिक स्थिति देख ली। अब देखेंगे हम आर्यों की सामाजिक स्थिति। हेडिंग लगाओ, आर्यों की सामाजिक स्थिति। भाई इनका समाज कैसे रहता था ना, सामाजिक स्थिति। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति देखी थी क्या? हाँ, देखी थी? नहीं देखी? किसने पढ़ी है सामाजिक स्थिति? हाँ विकास, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति पढ़ी है ना? हाँ तो बताओ वहां का समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? कैसा था? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। मतलब आपने पढ़ी है मातृसत्तात्मक वहां का समाज है ना। तो वहां का समाज एकल था या संयुक्त था? संयुक्त था। इसके क्या साक्ष्य मिलते हैं? भाई संयुक्त था। वहां का जो परिवार है वो संयुक्त था। इसके क्या साक्ष्य मिलते हैं? कैसे बोल सकते हैं हम कि वहां का परिवार संयुक्त था? पढ़ते नहीं हो? बस पढ़ा दिया, लिख लिया कॉपियों में, जाके रख देते ऊपर पे, रिवीजन नहीं करते। हाँ, कुछ मिला होगा मैं वहां से? चूल्हे कम मिले थे? चूल्हे ज्यादा मिले। 6 चूल्हे मिले मेरे एक मकान से, एक मकान से 6 चूल्हे मिले हैं। हालांकि इतिहासकार इस चीज को बोलते हैं कि संयुक्त परिवार रहता था। आपकी बात गलत नहीं है। 6 चूल्हे मिले हैं कालीबंगा से, उसका भी एक साक्ष्य है कि संयुक्त परिवार रहता था। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें पूरी की, तो संयुक्त परिवार का वहां मेनली ये काम था कि एक मकान से में एक से अधिक कमरे मिले हैं। वहां के जो मकान थे मोस्टली 4 तो रूम होते थे, एक किचन और एक आंगन होता था। तो उन रूमों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसे इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि उस समय का परिवार कैसा था? संयुक्त था। और मातृसत्तात्मक था, क्योंकि हमें कई सारी जगह से महिलाओं की मूर्तियां मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, महिलाओं का बढ़ चढ़ के उसमें भाग देखने को मिलता है।
इसलिए हमने बोल दिया कि यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। लेकिन जो आर्यों का समाज था ना, यहाँ आप क्या कहते, स्थिति चेंज हो गई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लग गई आर्यों के आते आते। तो यहाँ का जो समाज था वो हो गया पितृसत्तात्मक, यानी कि उस समय तक इसकी मम्मी की चल रही थी, अब किसकी चल रही है यहाँ पर, पापा की चल रही है। पितृसत्तात्मक समाज हो गया। घर का मुखिया कौन बन गया, डैडी बन गया घर के मुखिया। पहले मोम थी, अब डैडी बन गया, कहाँ के मुखिया, घर के मुखिया। जो यहाँ का परिवार था ना, वो परिवार यहाँ का संयुक्त ही था। आर्यों का जो परिवार था वो संयुक्त था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में था। बस इसमें यह फर्क आया है कि वहां का समाज मातृसत्तात्मक था और यहाँ का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। जो आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हमें उस समाज में स्पष्ट वर्ण विभाजन देखने को नहीं मिलता। भाई ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये व्यापारी है, ये शूद्र है, ऐसा स्पष्ट विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर हमें वहां वर्ण व्यवस्था मिलती भी है तो भी वहां एक तो मिलता है व्यापारी, एक मिलता है क्षत्रिय, एक मिलता है शिल्पी और एक मिलता है किसान मजदूर, वो मिलते हैं। मतलब इतना डिवाइडेशन नहीं था। लेकिन आर्यों का जो समाज था वो समाज बेसिकली 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में, जिसमें हम देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज 4 वर्णों में विभाजित है। इसकी सबसे पहली जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद के एक पाठ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। हालांकि मैंने तुम्हें लिखा रखा है, तो मुझे बताओ कि समाज के 4 वर्ण थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी जानकारी ऋग्वेद में कहां से मिलती है, कौन से मंडल से मिलती है, बताओ। ऋग्वेद के कौन से मंडल से हमें जानकारी मिलती है, कौन से मंडल से, 7वें मंडल से, शाबाश। और 10वें मंडल से। 10वें मंडल के कौन से सूक्त से मिलती है, मैंने 2 सूक्त लिखाए थे 10वें मंडल की, उनमें से कौन से सूक्त में हमें ये जानकारी मिलती है, हा? कौन से सूक्त से मिलती है, नहीं पता, तुझे मंडल पता नहीं है, पुरुष सूक्त से नहीं, पुरुष सूक्त से नहीं मिलती है ना। पुरुष सूक्त से तो हमें निर्गुण भक्ति की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है नासिदीय सूक्त से। 10वें मंडल का एक सूक्त था नासिदीय सूक्त। उस नासिदीय सूक्त से हमें समाज के 4 वर्णों की जानकारी मिलती है कि समाज में 4 वर्ण थे, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस शूद्र शब्द का सबसे पहले कहीं प्रयोग हुआ है ना, तो इस नासिदीय सूक्त में ही हुआ है। ऋग्वेद का 10वें मंडल का जो नासिदीय सूक्त है उसमें सबसे पहले इस शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पहले इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। तो देखो इसको, देखो ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में समाज, ऋग्वेदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था तथा इस समय संयुक्त परिवार प्रणाली, तथा इस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, तथा इस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। लिया, नेक्स्ट सेंस लिखो। ऋग्वेदिक काल का समाज, ऋग्वेदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वेदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासिदीय सूक्त, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, नासिदीय सूक्त, सूक्त भी लिखो क्या,
इसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासीदीय सूक्त से प्राप्त होती है। नासीदीय सूक्त से प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहले शूद्र शब्द का, शूद्र है ना, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रहा हूं, शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों के नाम लिखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अब इसमें हमने जैसे अभी आगे हमने उपनिषद वगैरह पढ़े थे, उसमें मैंने देखा था कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जैसे गार्गी का और याज्ञवल्क्य का हमने वार्तालाप देखा था। तो उस गार्गी या याज्ञवल्क्य का जो वार्तालाप या बहस है, उसमें पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ऊंची थी। लेकिन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज दिन तक अगर देखेंगे ना, हालांकि अब तो बढ़ने लग गई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से आज दिन तक हमेशा महिलाएं डिक्लाइन हुई है। लेडी से पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, हालांकि थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी थी उनकी स्थिति, फिर वैदिक काल में और बुरी हुई, उत्तर वैदिक काल में और बुरी हुई, फिर मौर्य का और आते थे बहुत बुरी हो गई कंडीशन है ना महिलाओं की। तो महिला की स्थिति में गिरावट आई थी कुल मिला के। चीज सामाजिक इसमें सामाजिक स्थिति में देखेंगे, ठीक है। तो बाकी की पढ़ेंगे कल, ठीक। पढ़ के आना, कुछ